सो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त उदित छिब्बर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें जो भी एग्ज़ाम देना है उसका क्या पैटर्न रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और क्या उसमें सिलेबस रहता है, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी किसी एग्ज़ाम को टैकल करना चाहिए। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया था यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का और मेंस का, तो उसी को जैसे तीन कैटेगरी में डिवाइड करें कि यूपीएससी सीएससी हमारा तीन कैटेगरी में होता है। तो फर्स्ट वन होता है प्रीलिम्स, सेकंड वन इज मेंस। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यूपीएससी सीएससी के तीन क्राइटेरिया रहते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स, सेकंड वन इज मेंस जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। तो ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारा एक क्वालिफायर मार्क्स होता है हमें मेंस और इंटरव्यू में ले जाने के लिए। तो स्टार्टिंग में हमें इन दोनों के बारे में बात अभी नहीं करने की ज़रूरत है, अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम प्रीलिम्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, सिलेबस फॉर द यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। तो सबसे पहली बात, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो एक दिन का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे दो पेपर रहते हैं, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है मॉर्निंग सेशन का 9 से 11 बजे होता है सुबह। पेपर 2 जो रहता है वो इवनिंग सेशन का 2 से 4 बजे रहता है। अब रही बात कि पेपर 1 और पेपर 2 होते क्या हैं, कि ये एक ही बार क्यों नहीं होते दोनों। तो जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 हमारा होता है जीएस का, और पेपर 2 होता है हमारा सी सैट का, एप्टीट्यूड का, जो कि बैंकिंग में, रूरल बैंक्स में और आपका एसएससी वगैरह में यूज़ होता है। सी सैट ये वाला होता है। एंड पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का। अब जो बचपन से हम एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि यूपीएससी एक वो सब्जेक्ट है जिसका कोई सिलेबस ही नहीं होता, यूपीएससी एक एग्ज़ाम है जिसका कोई सिलेबस ही नहीं है। तो वो जो मतलब एक तथ्य शुरू से चलता आ रहा है वो ये वाला एग्ज़ाम है पेपर 1। पर एक्चुअल में अगर आप इसकी अच्छी नॉलेज रखते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो यूपीएससी ने पेपर 1 जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे से सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको अपना लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से सिलेबस की प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहली बात आ गई है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसका सिंपल मतलब है ये हमारा करंट अफेयर्स है। फर्स्ट वन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये नेशनल इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, अब ये तो रहेगा नहीं कि विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ था। अभी नेशनल इंपॉर्टेंस ये रहता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपका वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। कोई भी चीज़ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंटरेस्ट में रहती है उसको हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया टॉपिक है कि जे&के स्टेट से यूटी बना है, तो उसमें पॉलिटी में आपका कौन सा आर्टिकल अमेंड हुआ है, किस आर्टिकल के तहत उन्होंने वो अमेंडमेंट किए हैं। तो ऐसा ये नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहती है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो रहती है वो रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको कहते हैं कि हमारी किसके साथ एमओयू साइन हुआ है, किस कंट्री के साथ क्या एमओयू साइन हुआ है। एक हमारे इंटरनेशनल लेवल में क्वाड टीम रहती है, क्वाड रहते हैं 4 कंट्रीज़ का ग्रुप रहता है जिसमें यूएस है, जापान है, ऐसे 4 कंट्रीज़ रहती हैं। वो मैं आपको सब आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। तो ये हमारा इंटरनेशनल टॉपिक में रहता है। तो इसको बेसिकली करंट अफेयर्स कहते हैं। सेकंड आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मैं अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दूँ तो हिस्ट्री जो हमारी रहती है, जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे, हिस्ट्री हमारी 3 टाइप से रहती है। फर्स्ट वन इज एंशियंट, सेकंड वन इज मेडिवियल एंड थर्ड वन इज मॉडर्न। अगर मैं इनका भी आपको टाइम बताऊं मतलब, तो ये आपकी चलो एक पैलियोलिथिक एज रहती है। पैलियोलिथिक एज से लेके ये आपका 700 AD तक काउंट करते हैं एंशियंट को, जिसमें हमारी वैदिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मगध एम्पायर, ये सब आता है। मेडिवल जो हम काउंट करते हैं वो हम करते हैं दिल्ली सल्तनत से, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, ये सब की बात हुई है। और मॉडर्न हम जहाँ तक कंसीडर करते हैं वैसे तो आफ्टर 1857 काउंट करते हैं। आफ्टर 1857 रिवोल्ट एक चौथी कैटेगरी बनती है गांधीयन एरा। ये आपका गांधीयन एरा आया था 1917 के बाद। तो ये हिस्ट्री रहती है। अब अगर आप ध्यान दें तो आप इसी के पैरेलली देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी 1200 से 1190 में बेसिकली आपका ऐबक ने एक्वायर किया था, मोहम्मद गोरी जिसको छोड़ के गया था यहाँ पे। ऐबक जब यहाँ ये चीज़ चल रही है तो पैरेलली वर्ल्ड में भी कुछ ना कुछ चल रहा है।
तो हम हिस्ट्री इंडियन के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पैरेलली कवर करेंगे कि वर्ल्ड में आपका क्या चल रहा था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये सब हम हिस्ट्री टॉपिक में कवर करते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, पर अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आगे जैसे हिस्ट्री कवर करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आप सबको पता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हमारी थर्ड वन इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसकी भी बात करें तो इसका सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस पहले हुई थी या नॉन कोऑपरेशन पहले हुई थी। नॉन कोऑपरेशन हमारी 1922 में मूवमेंट हुई थी, नॉर्थ कोऑपरेशन, ये हमारी चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हुई थी ये। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी हमारी 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी हुई थी 1942 में। तो सबका इन सबका आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, किसने ली थी, किसके टाइम में हुआ था ये। तो ये सब चीज़ें रहती हैं आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपको ये तो बेसिक सबको पता होना चाहिए। इसमें आपके मेन मैप्स आ जाते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड में कि कौन सा सी किस कंट्रीज के साथ आपका ज्वाइन करता है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर में क्या डिफरेंस रहता है, कौन सा किस होरिजन में फॉल करता है, विंड्स का टाइप कितनी रहती है। तो ये सब आपका ज्योग्राफी में आता है। इंडिया में आप ये वाले टॉपिक में आपसे डैम पूछ सकते हैं कि कौन सा डैम किस स्टेट में है, किस रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये सब बेसिकली ज्योग्राफी टॉपिक में रहता है। ये सब एक थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं। अब रही बात इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। अब सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट अलग से आपको डिस्कस करूंगा। इंडियन पॉलिटी पे अगर हम अभी थोड़ा डिस्कस करें तो इंडियन पॉलिटी हमारी, अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन पॉलिटी आप डिस्कस करेंगे 1947 के बाद इंडियन पॉलिटी रहेगी। पर अगर हम बिफोर 1947 बात करें तो इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री ये एक साथ चलेंगे, क्योंकि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्रिप्स मिशन आया था, साइमन कमीशन आई थी, वो आपकी हिस्ट्री में भी कवर होंगी, पॉलिटी में भी कवर होंगी। तो बिफोर 1947 हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी एक रहेंगी। आफ्टर 1947 ये दोनों का जो एक जैसे रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, आफ्टर 1947 ये सिर्फ इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कुछ टाइम के लिए एक साथ हो जाएंगी। जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की तो मेन इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स की थी। तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें आपके आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक्स। जो सबसे मेजर इसमें टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं कि 5 ईयर प्लान क्या थे, किसने इंट्रोड्यूस किए। अब सबसे अच्छा टॉपिक है कि गरीबी हटाओ स्लोगन आया था, वो किस 5 ईयर प्लान में आया था, किसने लिया था। तो ये सब चीज़ें आपकी इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में आ जाती हैं। आज की डेट में हम इस पे क्या कर रहे हैं, कोई करंट अफेयर्स में हमने कोई अमेंडमेंट किया, जीएसटी आया है, तो ये सब हमारे इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में आएंगे। इसके बाद आते हैं जनरल इश्यूज ऑन बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब जो ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक 6, जो हमारा टॉपिक 6 है, इसमें ये टॉपिक 6 हमारा बेसिकली सीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम सीएससी के थ्रू आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं और फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जा सकते हैं। तो इन दोनों का एग्जाम एक प्रीलिम्स एक होने की वजह से ये टॉपिक इसमें इंक्लूड हुआ है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी जो हमने 8, 9, 10 तक साइंस पढ़ी थी, बेसिकली वही चीज़ है कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस कहते हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन रहती है, एक डेंड्राइट करके टर्म होती है जो हमारे अंदर सेल प्रेजेंट रहते हैं, उसमें डेंड्राइट होता है जो आगे की आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है इधर से इधर। तो ये बेसिकली इस टॉपिक में कवर होता है। एंड द लास्ट इज जनरल साइंस। ये 90% आपका करंट अफेयर्स पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे इसरो के बारे में कुछ पूछ लिया, वर्ल्ड लेवल पे साइंस में क्या चल रहा है, नोबेल प्राइज विनर कौन है, तो ये सब आपकी जनरल साइंस टॉपिक में कवर होता है। तो बेसिकली प्रीलिम्स का ये एक सिस्टम रहता है कि प्रीलिम्स में हमारे 2 घंटे का जो एग्ज़ाम रहता है मॉर्निंग का, इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 100 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली जो 100 मार्क्स हैं वो 100 क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। और जिसकी कट ऑफ
अमूमन आप 105 ±5 लेके चल सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी। आपको टारगेट हमेशा ये लेके चलना है, 105 का मतलब 100 से 110 के बीच में कट ऑफ जाएगी। तो अमूमन इसके आपको 50 से 55% तक क्लियर करना पड़ता है। इसमें रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं है, जिसकी कट ऑफ जितनी आएगी, जितनी कट ऑफ जाती है उसमें जो टॉप के रहते हैं या वो एक लिमिट आ जाती है, उस लिमिट के ऊपर अगर आपके नंबर हैं देन यू आर क्वालिफाइड फॉर मेंस। तो ये हमारा प्रीलिम्स का मेन रहता है जनरल स्टडीज़ का। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं दोबारा रिवाइज करवा सकता हूँ, अदरवाइज आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो अभी हम बात करते हैं पेपर 2 की, जो इवनिंग सेक्शन में होता है। और पेपर 2 की एक रहती है जिसका नाम है CSAT, जिसको कहते हैं कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब CSAT के जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, जो हमारा एक स्कूल में सेक्शन C रहता था राइटिंग का, तो बेसिकली वही चीज़ होती है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं, पर इन कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस में क्या रहता है, इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस आएंगे 5, उसमें क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड नहीं होंगे, वो रिलेटेड होंगे कॉम्प्रीहेंशन से ही, पर उनके आंसर आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग वो क्या ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं दो दोस्तों में लड़ाई हो गई है तो कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, हु डू यू थिंक आर गुड, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ए को ठीक कहते हैं, बी को ठीक कहते हैं। तो ये इस टाइप के कॉम्प्रीहेंशन थोड़े ट्रिकी रहते हैं पर सिंपल रहते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इंटरपर्सनल स्किल्स कम्युनिकेशन की आती है कि आपको सिनोनिम एंटोनिम देंगे, वर्बल कोई गलती छोड़ देंगे वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। लॉजिकल रीजनिंग तो आई थिंक सारे कर ही लेंगे, जैसे जिसमें दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मार्क 9, तो आपको क्वेश्चन मार्क ढूंढने के है। तो ये एक टाइप से लॉजिकल। तो एंड डिसीजन मेकिंग में रहता है कि आपको क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बताने पड़ते हैं कि आपके हिसाब से वो डिसीजन में क्या रहेगा। इसके मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा इसमें। और 6 रहता है एप्टीट्यूड एंड DI, जिसमें ग्राफ्स आ जाते हैं। आपको विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज़ का आंसर देना पड़ता है, या एज फैक्टर का आ जाता है कि अगर वो उससे 5 साल छोटा है तो 5 साल बाद वो कितनी एज का होगा, या रिलेशंस आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ में। और डाटा इंटरप्रिटेशन तो सिंपल ही रहता है। तो इस एग्ज़ाम में इतना इशू नहीं होता, पर आपको इसको इक्वली इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका 80 क्वेश्चन का, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 80, होता ये भी 200 मार्क्स का ही है। इसमें कट ऑफ कुछ नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको 33% ऑफ द टोटल मार्क्स लाने पड़ते हैं ऑफ 200, बस। 33 ऑफ 200 का मतलब कितना हो गया? 33% ऑफ 200 दैट इज 66। सॉरी 66, इट इज नॉट परसेंटेज, इट इज 66। तो आपको इसमें 66/200, अगर आपके 66 आ जाते हैं देन यू आर ओके। आपको इतना कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके ये 66 मार्क्स नहीं आते लेट अस सपोज, तो आपका ये एग्ज़ाम चेक नहीं होगा। पहले एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग में ही होगा, इवनिंग में होगा, पर जब चेकिंग होगी तो सबसे पहले आपका ये चेक होगा। जो 66 के ऊपर जाएगा उसी का ये पेपर चेक होगा। अदरवाइज इसमें आपके बेशक 200 में से 190 नंबर हो, पर अगर आपके 66 में से 65 भी रह गए तो आप ये चेक ही नहीं होगा आपका पेपर, कि आपके इसमें आपने घर आके आंसर की में 100% ओके कर दिया हूँ। तो इसको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए इसमें 66 मार्क्स लेना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। ये हमारा सारा सिलेबस है UPSC CSE प्रीलिम्स का। तो मैं ये वीडियो एक बार YouTube पे दोबारा शेयर कर सकता हूँ अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट, कोई डाउट रह जाता है। अदरवाइज मैं इसका एक लिंक शेयर करूँगा जहाँ से आप डिटेल्ड इसकी सिलेबस देख सकते हैं। और तीसरी बात, इसमें अभी आपको जितना मैंने बताया आप सिर्फ उतना सोचिए। ये हम 2022 की प्रिपेयर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब की एक बुक्स रिकमेंडेड हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बुक्स शेयर करूंगा कि आपको इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, कितनी देर के लिए कौन से सब्जेक्ट को देने की इंपॉर्टेंस है। तो यही हमारा मेन आज का एजेंडा था जो हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।